दोपहर का सूरज शहर पर रोशन था, लेकिन बादल उसको खुल के चमकने का मौका नहीं दे रहे थे। एक पार्क के किनारे रविश पे हुडी वाला नौजवान चलता जा रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स थे और वो जेबों में हाथ डाले कुछ गुनगुना रहा था। जब उसके पसंदीदा म्यूज़िक में खलल पड़ा, सीरी ने कान में ऐलान किया कि उसे कबीरा सादान की तरफ से एक नया पैगाम मौसूल हुआ है। वो बीच रविश के ठहर गया, माथे पे बल पड़े, जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन रोशन की। पोर्टल पे कबीरा सादान का मैसेज जगमगा रहा था। क्या हम मिल सकते हैं? सिर्फ एक दफ़ा। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और उन बातों पे यकीन करना चाहती हूँ जो कशमाला ने मुझे कही हैं। आलियान के माथे पे बड़े बिलों में इजाफा हुआ। उस रोज़ से कबीरा सादान उसे कहीं मैसेज भेज चुकी थी। उसने किसी का जवाब नहीं दिया था। उस पोर्टल पे वो उसे कॉल कर सकती थी, लेकिन सिर्फ तब जब वो ऑनलाइन होता। उसके पास कबीरा का नंबर मौजूद था, लेकिन अभी तक उसने उन्हें कॉल करने की जहमत नहीं की थी। माला ने उसे बुरा फंसाया था। वो एक दरख्त तले रुका, तने से टेक लगाए और कुछ सोचकर अपनी फ़ोन बुक खोली। कबीरा सादान का नंबर व्हाट्सएप पे मिलाया और फ़ोन जेब में डाल दिया। कानों में लगे एयरपोर्ट पे घंटी जाते हुए सुनाई देने लगी। तीसरी ही घंटी पे बेकरार सा हेलो सुनाई दिया। वो शायद किसी गैर शनासा नंबर से आने वाली कॉल की मुंतज़िर थी। आलियान चल हमें खामोश खड़ा रहा। कबीरा का दूसरा हेलो चौंका सा था, जैसे वो उम्मीद और खौफ के दरमियान है। कशमाला मुबीन ने आपसे झूठ बोला है। मैं आपका खोया हुआ बेटा नहीं हूँ। आप यहाँ सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। क्या हम मिल सकते हैं? वो जैसे उसे सुन ही नहीं रही थी, बेकरारी से बोली। तो आलियान के अब्रू भिंच गए। अपना वक्त ज़ाया करने के साथ आप मुझे एनॉय भी कर रही हैं। मैं आज से आपको अपने क्लाइंटलेट में से फायर करता हूँ। अब आप मेरी क्लाइंट नहीं रही, इसलिए ना मुझे कॉल करें, ना मुझसे कोई तवक्को रखें। मैं आपको नहीं जानता, ना मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ है। फ़ोन नीचे किया और कबीरा का नंबर पोर्टल पे ब्लॉक कर दिया। अब वो उसे कॉल नहीं कर सकेगी, ना उससे किसी किस्म का रब्ता कर सकेगी। उसे कदरे सुकून महसूस हुआ। जेबों में हाथ डाले वो फिर से रविश पे चलने लगा और समात में म्यूज़िक गूंजता गया। इस मौसीकी की धुन में बहुत सी आवाज़ें शामिल थी। यादों का एक समंदर था जिसके दरवाजे में सुराख थे और हर सुराख से झांकने पे एक नया मंजर दिखाई देता था। वो छोटा सा लड़का एक सिंगल बेड पर बैठा था और नगीना उसके बालों में ब्रश फेर रही थी, साथ ही मोहब्बत से उसको कुछ कह रही थी। वो दोनों एक कमरे में चटाई पे बैठे थे और नगीना छुरी से सेब काट काट के उसकी प्लेट में रख रही थी। वो एक अंधेर दरख्तों वाली सुनसान जगह पे तन्हा बैठा था। उसे खौफ भी आ रहा था और चेहरे पे पसीना था। साथ किसी की कब्र थी। उसने आंखें बंद की और वो पढ़ना शुरू किया जो नगीना ने बताया था। धीरे धीरे उसका खौफ जाता रहा। वो व्हील चेयर पे थी और कुछ कह रही थी और वो लड़का जिसका कद अब दराज हो चुका था उनकी व्हील चेयर धकेलते हुए अदब से सुन रहा था। मेरी माँ एक ही थी, कबीरा सादान, और उसे ज़ियाद सुल्तान ने मार दिया था। तुम अब मुझे क्लेम नहीं कर सकती। वो मौसीकी सुनते हुए तेज़ तेज़ चलता खुद से बुड़बुड़ा रहा था। ज़ारा का इरादा कैफ से अपना बाकी मानदा सामान लेने का था, लेकिन माला को देख के उसने इरादा बदल दिया। वो चाहती थी कि माला उसे और माहिर को एक साथ बाहर निकलते देखे। सो वो माहिर के साथ अस्पताल आ गई। कुछ देर वो वहाँ बैठी, दवा को कतरा कतरा मालिक फरीद के अंदर अंडेलते देखती रही। फिर माहिर से इजाज़त तलब करके वापस कैफ की तरफ रवाना हो गई। अस्पताल कैफ से ज़्यादा दूर ना था, चंद मिनट की ड्राइव थी। माहिर ने अलबत्ता कहा था कि वो लंच ब्रेक तक वही रहेगा। वो मालिक को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। बैरबल नहीं आया। सूरज की रोशनी में नहाए वेटिंग रूम में बैठे माहिर ने गर्दन मोड़ के पीछे खड़े अमार को देखा, जो फ़ौरन करीब चला आया। वो तब आता है जब आप यहाँ नहीं होते। अमार झिझका, फिर इजाफा किया, वो मुझसे पहले कंफर्म कर लेते हैं। अच्छी बात है, वो तलखी से कह के सामने देखने लगा। अमार भी केन की कुर्सी खींच के साथ ही बैठ गया। अब खामोशी थी। किसी मसनूई चश्मे के गिरते पानियों की आवाज़ और मशीनों की मध्यम पिप पिप। वो दोनों कितनी ही देर बैठे मालिक फरीद को देखते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने भतीजे और वफादार मुलाजिम की जानिब से करवट मोड़ ली। शायद उन्हें उन लोगों का किसी तमाशे की तरह उनको देखना पसंद नहीं था। मालिक साहब दिन में कई दफ़ा मेरी बेइज्जती करते हैं। कितनी दफ़ा? जब तंदुरुस्त थे तो 5 दफ़ा, बीमारी के बाद 2 दफ़ा। माहिर के होंठों पे उदास सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने रुख अमार की जानिब मोड़ लिया, जो शीशे की दीवार को देखते हुए बोलता जा रहा था। शुरू में मैं सोचता था कि इतने तल्ख बॉस के साथ कौन गुजारा कर सकता है। पहले लगता था शायद उन्हें कोई डिप्रेशन है, फिर समझ आई कि ये तो उनकी शख्सियत है, कोकोनट जैसी। माहिर टांग पे टांग जमाए बैठा, गाल तले उंगलियां रख के दिलचस्पी से उसे सुने गया।
अब मैं उनकी 5 वक्त की बेइज्जती को मिस करता हूँ। जिस दिन सिर्फ एक दफ़ा डांटे तो जान लेता हूँ कि आज वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अमार, मालिक ठीक हो जाएगा। इस हॉल में 15 मरीज़ हैं माहिर पे। आधों को असल दवा लगी है और आधों को प्लेसबो लगाया जा रहा है। अमार ने अपने माहिर को देखा तो उसकी आंखों में बेबसी भी थी और दबा दबा गुस्सा भी। माहिर खामोशी से उसे देखे गया। हमने मालिक साहब की ज़िंदगी को 50-50 के चांस पे छोड़ दिया। हमें चांस नहीं लेना चाहिए था, हमें कुछ करना चाहिए था। ये क्लिनिकल ट्रायल उनकी आखिरी उम्मीद थी। क्या मैं तुम्हें चीज़ें चांस पे छोड़ने वाला इंसान लगता हूँ अमार? अमार एक लम्हे के लिए सांस ना ले सका। चौंक के दूर मालिक को लगे। आईवी बैग को देखा, फिर साथ से गुजरते नर्सिस को। अगले ही पल जैसे जहन ने सारा मामला भांप लिया। वाकई? वो कदरे जोश से ऊंचा सा बोला, फिर दाएं बाएं देखा और आवाज़ धीमी की। चेहरा माहिर के करीब किया। क्या आपने हैंडल कर लिया? जोश से उसकी आवाज़ कपकपाई। ऑफ कोर्स। माहिर ने सर को जुम्बिश दी। अमार के चेहरे पे सुर्खी सी दौड़ गई। मुठियाँ भींच ली जैसे वो बदिक्कत जब्त कर रहा था। शायद दवा असर कर जाए। फिर उसके चेहरे पर कुछ बुझा, या शायद असर ना करे। दोनों सूरतों में हमने किसी चीज़ को चांस पे नहीं छोड़ा अमार। हम इतनी आसानी से मालिक को मरने नहीं देंगे। शीशे की दीवार को देखते हुए अमार ने सर हिलाया। उसकी पलकों के किनारे भीग गए थे। और अगर मालिक ज़िंदगी हार गया तो याद रखना, ज़ारा के पास एक सेक्रेटरी पहले से मौजूद है। अमार ने चौंक के गर्दन मोड़ी, ना समझी से बहुएं इकट्ठी की। यानी तुम्हें मालिक का कोई हरीफ सिर्फ उस सूरत में जॉब देगा कि तुम उसे मालिक के कारोबारी राज बताओ, और तुम ऐसा नहीं करोगे। यूँ मालिक के मरने के बाद तुम जॉबलेस हो जाओगे। हमारा आंखों में उलझन लिए उसे देखे गया। इसलिए मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि मालिक के इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा जगह होगी। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तुम हमेशा हमारे लिए काम करोगे। अमार ने ममनूनियत से सर को खम दिया, लेकिन वो अभी तक माहिर को गौर से देख रहा था। वो कहीं भर से माहिर फरीद को जानता था। उसे मालूम था ये तमहीद थी। और माहिर की खामोशी पे अमार पूछे बिना न रह सका। जवाब में माहिर ने कुर्सी का रुख मोड़ दिया, यूँ कि वो अब अमार के ऐन सामने था। निगाहें उससे एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। अब तुम मुझे बताओगे कि माला मालिक से मिलने क्यों आई थी? अमार ने गहरी सांस ली। ये बात मुझसे ज़ारा ने भी पूछी थी कि क्या वो आई थी। मालिक साहब ने उसको भी बताने से मना किया था, लेकिन वो पहले से जानती थी कि माला आई थी। और दोनों के दरमियान क्या बात हुई? उसने माला से वादा किया था कि वो मालिक से इस बारे में नहीं पूछेगा, और उसे मालिक से पूछना भी नहीं था, उसके साय से पूछना था। सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता कि वो क्यों आई थी। मैं घर के अंदर था, खिड़कियाँ साउंड प्रूफ हैं। वो दोनों लॉन में बैठे चंद मिनट बातें करते रहे। हमारा आंखें छोटी की है, जैसे याद कर करके बता रहा था कि नखे से वो मालिक का आईवी बैग देख सकता था जिसमें असल दवा लगाई जा रही थी। वो थोड़ी ही देर बैठी थी, मगर कुर्सी के किनारे पे जैसे भागने को तैयार हो, जैसे किसी बात से खौफ ज़दा हो। क्या कोई उसका ताक़ुब कर रहा था? नहीं, यानी जैसे मालिक साहब से खौफ ज़दा हो। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपनी बात कही। मालिक साहब ज़्यादा नहीं बोले, बस उसको सुनते रहे। फिर वो तेज़ी से अंदर की तरफ आई। मुझे देखा भी नहीं, मुड़ के जैसे डर गई हो, और तकरीबन भागते हुए घर से निकल गई। बस यही हुआ था। मालिक भाई ने मुझे नहीं बताया कि वो क्यों आई थी। उसने माहिर को वही बताया जो वो जानता था, जो उसने ज़ारा को भी बताया था। इसके बाद क्या हुआ? माहिर गौर से उसे देख रहा था। बाद में अमार ने चौंक के उसे देखा। बाद में यानी माला की बात सुनने के बाद मालिक ने पहला काम क्या किया था? अमार बिल्कुल ठहर गया। उन्होंने मुझे बुलाया था। वो रुक गया। उसकी ज़बान हकला गई। माहिर बिना पलक झपके उसे देख रहा था। अमार ने एक नज़र शीशे की दीवार को देखा, उस आईवी बैग को, और फिर माहिर को। माहिर बे, बोलते रहो अमार, मैंने कहा ना, तुम हमेशा हमारी फैमिली के साथ रहोगे। अमार ने कदरे तामुल से अल्फाज जोड़े। वो मुझसे उस रकम के बारे में पूछ रहे थे जो ज़ारा हर महीने निकलवाती रही है। माहिर एकदम सीधा हुआ, टांग से टांग हटाई, आंखों में ना समझी थी। कौन सी रकम? ज़ारा कंपनी अकाउंट से हर महीने एक मखसूस रकम पिछले चंद माह से निकलवा रही हैं। मुझे CFO ने इन्फॉर्म किया था, सो मैंने मालिक साहब को 2-3 दफ़ा आगाह किया, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देखनी होती है। ऑडिट के दौरान CFO ने ज़ारा से पूछा भी था कि वो रकम कहाँ गई, और उन्होंने कहा कि इस रकम से उन्होंने बैग्स लिए थे। उनके पास तमाम रसीदें थी। ये उनका पर्सनल एक्सपेंस था, और आप सब कज़न्स ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर तुमने ये बात बार बार मालिक को क्यों बताई? ज़ारा पैसे ले सकती है, इसमें क्या मसला है? क्योंकि
वो रुका, खुश्क लबों पर ज़बान फेरी, क्योंकि वो अक्सर मुल्क से जाते हुए अपने अपार्टमेंट की चाबियाँ मुझे दे जाती हैं सिक्योरिटी के लिए। और वो बैग्स उनके अपार्टमेंट में नहीं थे। उन्होंने हमें तमाम रसीदें दिखाई थी, लेकिन बैग्स कहाँ गए? वो बहुत कीमती बैग्स हैं, हज़ारों पाउंड्स के। उनके अपार्टमेंट में सिर्फ उनके 8 बैग्स हैं, जिनकी हिफाजत के लिए वो मुझे हमेशा कहती हैं, मगर नए बैग्स मैंने कभी नहीं देखे। माहिर का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। आलियान ने माला को कुछ बताया था, जो उसने मालिक को बताया। ज़हरा कंपनी से पैसे ले रही है। ये बात आलियान को कैसे मालूम हुई? और अगर हुई भी तो ये बात ऐसी बात नहीं थी कि माला उसे यूँ छुपाती या मालिक से कहने से डरती। कितनी रकम थी? अमार ने रकम बताई, फिर झिझका। मुझे हैरत है कि आपने अभी तक नोटिस नहीं किया। नहीं, मुझे भी CFO ने कहा था, लेकिन वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस थे। वो कर सकती है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वो सोच सोच के कह रहा था। ये मामला कब से शुरू हुआ था? आपकी मंगनी से चंद महीने पहले से। वो रकम हमेशा एक राउंड फिगर होता है, एक ही अमाउंट हर महीने एक ही तारीख पे, और वो कैश लेती हैं, ऐसे जैसे किसी चीज़ की किस्त अदा करनी हो। या अमार रुक गया। या जैसे किसी रिटेनर पे हायर कर रखा हो। माहिर बुड़बुड़ाया। या पुरसोच निगाहें सनरूम के सरसब्ज गमलों पे जमी थी। करीबी काउच पे एक बूढ़े मियाँ बीवी आके बैठ चुके थे। उनकी कमसन बच्ची यहाँ दाखिल थी। माला और मालिक की मुलाकात के बाद मज़ीद क्या हुआ? अमार ने कंधे झुकाए। कुछ गैर मामूली नहीं हुआ, बस उस रात ज़हरा आई थी। मैं नहीं जानता कि मालिक साहब की उससे क्या बात हुई थी, लेकिन वो वापस जाते हुए रो रही थी। शायद उनकी आपस में कोई लड़ाई। वो रुक गया, कहते कहते चौंका, जैसे कुछ याद आया हो। और हाँ, मालिक साहब ने मुझसे आलियान के बारे में पूछा था। माहिर ने गर्दन इतनी तेज़ी से मोड़ी कि हड्डी के चुटकने की आवाज़ आई। आलियान? जी। माला के जाने के बाद मालिक साहब ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं किसी आलियान को जानता हूँ। दरअसल आलियान एक बच्चा था जो खो गया था, और मैं जानता हूँ वो कौन है। तुम उसे कैसे जानते हो? ज़ारा उसे ढूंढ रही थी ना। चंद माह पहले ही ज़ारा ने मुझसे आलियान को तलाश करने के लिए कहा था। मैंने बहुत तलाश किया, एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया, लेकिन बहुत सा पैसा खर्च करने के बाद भी वो नहीं मिला। फिर ज़ारा ने खुद ही मुझे उसे तलाश करने से रोक दिया। सन रूम में अब खामोशी थी। इर्द गिर्द लोगों के होंठ हिलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अमार के सिवा सबकी आवाज़ें बंद हो चुकी थी। वो रकम ज़ारा ने आलियान की तलाश ख़त्म करने के बाद निकलवानी शुरू की थी, या पहले? अमार के अब्रू सोचने वाले अंदाज में इकट्ठे हुए। एक लम्हे के लिए दिमाग में हिसाब किया। बाद में, बिल्कुल, मैं क्लियर हूँ, बाद में। फिर उसने शीशे की दीवार को देखा और दोबारा माहिर को। माहिर बे, ये बातें कोई इतना बड़ा राज नहीं थी जो मैंने आपको ना बताता। इनको बताने का मकसद मालिक साहब से बदध्यान थी। वो कुछ कह रहा था अपनी सफाई में, अपनी अखलाकियात के बारे में, लेकिन माहिर नहीं सुन रहा था। वो धीरे से खड़ा हुआ, हाथ से उसका कंधा तबका और आगे बढ़ गया। अमार भी साथ ही उठा। वो पीछे से उसे पुकार रहा था, लेकिन माहिर नहीं सुन रहा था। वो चलता जा रहा था। सन रूम के सारे पौधे एकदम से स्याह हो गए थे। सूरज की रोशनी कोयले की स्याही में बदल गई थी। उसका उठता हर कदम खला में पड़ रहा था। ज़ेहन शल था, आंखें झपक रही थी या नहीं, उसको नहीं मालूम। बस वो चलता रहा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पर रिसेप्शन थी, उसके इख्तिताम पर एक सुनहरा दिन, उसके इख्तिताम पर पार्किंग लॉट, उसके कहीं वस्त में उसकी कार। एक एक मरहला अबूर करना दुश्वार था। उसका सांस तेज़ हो चुका था। कार में बैठते ही उसने स्टार्ट का बटन दबाया, लेकिन आज इंजन के हरकत करने की आवाज़ ना आई। सारी आवाज़ें दम तोड़ चुकी थी। कॉल शबनम, 2 अल्फाज में कार को हुक्म दिया और उसे सड़क पर डाल दिया। पार्किंग लॉट के किसी कोने से उर्दल तेज़ी से उसकी जानिब भागा था, लेकिन माहिर ने ड्राइवर का इंतज़ार नहीं किया। वो ड्राइवर को देख ही नहीं रहा था। चूँकि दूसरी चाबी उसके पास थी, सो कार आगे बढ़ चुकी थी। स्पीकर्स पे रिंगटोन सुनाई दी और फिर शबनम की आवाज़। जी माहिर बे, ज़ारा कहाँ है? उसे अपनी आवाज़ में घबराहट महसूस हुई। वो अपने ऑफिस में है, अपना सामान इकट्ठा कर रही हैं। क्या मैं उन्हें कॉल पे बुलाऊं? उसकी आवाज़ ने शबनम को एकदम परेशान कर दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको मेरे आने तक वहाँ रोके रखो। कपकपाती उंगली से उसने बटन दबा दिया। कॉल कट गई। अब सामने सड़क थी और उस पर बहता ट्रैफिक, और उसके दरमियान तेज़ी से ज़िग ज़ैग करके कार निकालता माहिर फरीद, करीब से गुजरती गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की ऊंची ऊंची आवाज़ें। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कभी दाएं और कभी बाएं कार मोड़ता आगे बढ़ता जा रहा था। अस्पताल से कैफ की इमारत का सफ़र कितना लंबा था उसे याद नहीं। दरमियान में कितनी दफ़ा उसे हॉर्न पड़े और कितने लोग कार के आगे आते आते बचे, वो गिनती नहीं रख पाया। दिमाग पे सुर्ख धुआं सा चढ़ा था, ऐसा धुआं
जो उस वक्त गालिब आता था जब घोड़े के मुजस्मे के अंदर रहने वाला ज़ीरो उसके दिमाग पे कब्जा कर लेता था। बरसों बाद उसे अपने अंदर वो माहिर फरीद नज़र आया था जो किसी का सर दीवार पे दे मार सकता था, जो अपनी बाइक को फुटपाथ पर चढ़ा के खुद को भी ख़त्म कर सकता था। कार कैब की इमारत के बाहर रोकी और दरवाज़ा ठां बंद करके वो बाहर निकला। उसे अंदर दाखिल होते देख के रिसेप्शनिस्ट तेज़ी से उठी। ज़ारा ऊपर है, वो घर आया। रिसेप्शनिस्ट ने घबरा के जल्दी से सरस बात में लाया। माहिर लिफ्ट के करीब गया, फिर रुका। दीवार पे सुर्ख रंग का फायर अलार्म लगा था। उसने तेज़ी से साथ रखी नन्ही कुल्हाड़ी उतारी और उसे फायर अलार्म के शीशे पर दे मारा। किरचियाँ सी नीचे गिरी, शीशा टूट गया और अलार्म नुमाया हुआ। दूसरे हाथ से उसने ज़ोर से अलार्म खींच दिया। इमारत में ज़ोर ज़ोर का बगल बजने लगा। वो मुड़ा तो रिसेप्शनिस्ट हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। बिल्डिंग खाली करवाओ, फायर ड्रिल। फिर वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों की जानिब लपका, तेज़ी से जीने पर आगे। आधे रास्ते में ही इंसानों का समंदर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। माहिर दीवार के साथ हो गया मगर जीने चढ़ता गया। फायर अलार्म मुसलसल बज रहा था और लोग काम छोड़ के अपनी चीज़ें संभालते हैरान परेशान से नीचे की तरफ दौड़ रहे थे। जब तक वो हॉल में पहुंचा आधे से ज़्यादा हॉल खाली हो चुका था। कोई पूछ रहा था क्या कहाँ लगी और कोई पूछ रहा था कि क्या ये ड्रिल है। बाहर निकलो सब, आउट आउट। माहिर ने ऊंची आवाज़ में दरवाजे की जानिब इशारा किया था और फिर उसने ज़ारा को देखा। दूर हॉल के दूसरे सिरे पे वो अपना बैग और बॉक्स उठाए तेज़ी से शीशे के पिंजरे से बाहर निकल रही थी। माहिर पे निगाह पड़ी। माहिर ने दूर से उसे हाथ का इशारा किया, थम जाओ। ज़ारा वहीं रुक गई। वो दोनों हॉल के दो मुखालिफ ज़ीरों पे खड़े थे। उनके दरमियान बहुत से कैबिन्स और बहुत से घबराए हुए लोग थे जो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेट के बाहर को भाग रहे थे। ज़ारा बॉक्स लिए पत्थर बनी खड़ी थी। उसकी निगाहें माहिर के चेहरे पे जमी थी। वो बचपन से उसको जानती थी और वो उस चेहरे को भी जानती थी। बॉक्स उसके हाथ से गिर गया। हल्की सी दब से कदमों के करीब ज़मीन बोस हुआ। वो माहिर के चेहरे से निगाह नहीं हटा पा रही थी। वो जानती थी आग इमारत में नहीं लगी, उसकी ज़िंदगी में लगी है। वो उस चेहरे को पहचानती थी, इन आंखों के ज़ख्मीपन को भी। वो जान गया है, वो सब कुछ जान गया है। उसके कंधे ढीले पड़ गए। वो अपनी जगह से नहीं हिल सकी। एक एक करके हर शख्स नीचे भाग गया। हॉल खामोश हो गया। फाइल्स और कागज़ ज़मीन पर बिखरे रह गए। किसी का वॉलेट गिरा तो किसी का कप, मगर अब हर तरफ खामोशी थी। तब वो आगे आया, कदम कदम चलता, ज़ारा से निगाह हटाए बगैर। वो उसके करीब आ रहा था। टाई ढीली थी और गर्म कोट नहीं पहन रखा था। वो कोट अस्पताल में भूल आया था। इस वक्त कुछ भी अहम नहीं था। कुछ था तो बस माहिर के चेहरे पे एक तासुर, ज़ख्मी तासुर, गुस्सा, सदमा। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, यहाँ तक कि वो ज़ारा के ऑफिस के दरवाजे तक आ रुका। फिर उंगली से इशारा किया, अंदर। किसी मामूल की तरह ज़ारा पलटी, दरवाज़ा खोला। एक एक कदम भारी हो रहा था। वो मेज़ तक आए, फिर माहिर की तरफ घूमी। वो अपने चेहरे पे गीलापन महसूस कर सकती, न जाने पानी कहाँ से निकल रहा था, आंखों से आंसुओं की सूरत में या दिल से रस्ते खून की तरह। बैठो, वो सुर्ख चेहरे के साथ बहुत जब से बोला था। ज़ारा धीरे से कुर्सी पर बैठी। ये वो कुर्सी थी जिस पर उसके मेहमान बैठते थे। वो घुटने मिला के किसी मुजरिम की तरह उस कुर्सी पर बैठी, कपकपाते हाथ गोद में रखे, सर झुका हुआ था। माहिर नहीं बैठा। वो शीशे की दीवार के साथ खड़ा उसे देख रहा था। ज़ारा ने लर्जती हुई गीली पलकें उठाए। उसने बताया ना, माला ने। उसकी आवाज़ ज़ख्मी शेरनी के जैसी थी। माहिर फरीद के दोनों अबरू बेयकीनी से उठे। वो भी जानती थी। कमाल है। उसने ज़ोर से शीशे की दीवार पे हाथ मारा। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसकी आवाज़ कपकपाई। बहुत से बहाने, बहुत सी तौजीहात होंठों तक आई, लेकिन माहिर का चेहरा, उसकी सुर्ख रंगत, उसकी आंखों का तैश कुछ भी उसे बोलने नहीं दे रहा था। तुम आलियान की क्लाइंट थी? वो घर आया था गुस्से से, बेयकीनी से। आलियान ने मुझे ट्रैप किया था। उसने मेरे साथ कुछ किया जिसकी वजह से वो आंसुओं के दरमियान बोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सारी उम्र इन जादूगरों के खिलाफ लड़ता रहा और तुम, मेरी कज़न, मेरी फैमिली, तुम भी उसकी क्लाइंट निकली ज़ारा। वो चाहने के बावजूद अपनी आवाज़ को नीचे न रख सका। मैं क्या करती? वो बेख्तियार रोने लगी थी। मैं थक गई थी तुम्हारी अटेंशन के लिए, तुम्हारे पीछे भाग भाग के। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तुम्हारी मोहब्बत। रोते रोते उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। तुम हमेशा से जानते थे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं इतने बरस इंतज़ार करती रही कि तुम मेरे पास आओगे। क्या तुम्हें मेरा इंतज़ार दिखाई नहीं देता था? या तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी दिखाई नहीं दी? तुम हमेशा इस मौजू को बदल देते थे। तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते थे। मैंने तुमसे कई दफ़ा इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया।
नो रिस्पॉन्स भी एक रिस्पॉन्स होता है ज़ारा, वो ज़ोर से चिल्लाया था। मैंने तुम्हें कई दफ़ा बताया था कि ये मुमकिन नहीं है, फिर तुम। माहिर ने बेयकीनी से माथे को छुआ। तुम एक जादूगर के पास चली गई मेरे लिए। मैं क्या करती, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। उसने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने बाबा को हर्ट करूँगी। मुझे लगा वो कोई वजीफ़ा करेगा, कोई दुआ वगैरह। मुझे नहीं मालूम था मैं जादू कर रही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। माहिर एक हाथ बालों में फंसाए नफ़ी में सर हिलाता। कमरे में दाएं बाएं चक्कर काट रहा था। चेहरा सुर्ख था और पसीने से उसके बाल भीग चुके थे। यानी मालिक की बीमारी भी आलियान के जादू का नतीजा थी। ओह खुदाया, आई एम सो सॉरी माहिर, मुझसे गलती हुई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैंने इस गलती को फिक्स करना चाहा, मैंने तुम्हें इसीलिए इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया। वो रुका, सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखा। तुमने ये मेरे लिए नहीं किया, मालिक को मालूम हो गया था, यकीनन उसी ने तुम पे जोर डाला होगा। अनबिलीवेबल ज़ारा, अनबिलीवेबल। ज़ारा ने बेख्तियार कानों पर हाथ रख लिए, हालांकि माहिर की आवाज़ इतनी ऊंची ना थी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसी नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी। वो बार बार एक ही चीज़ किसी मंत्र की तरह बुड़बुड़ा रही थी। वो नफ़ी में सर हिलाता, दाएं बाएं चक्कर काटता रहा, किसी पेंडुलम की तरह। और वो आई एम सो सॉरी बोलती गई। शायद वो मान जाए, शायद वो उसे माफ़ कर दे, शायद वो दोबारा उसकी तरफ उन नज़रों से ना देखे। उससे मंगनी टूटने का गम इतना बड़ा नहीं था जितना उसकी ज़ख्मी आंखों में देखना था। मैं इतने दिन तुम्हारी हर बात मानता रहा क्योंकि मैं गिल्टी था। मुझे लगता था मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मगर वो सब कुछ एक धोखा था, एक इल्यूजन। तुम ज़ारा, तुम मेरी फैमिली थी। मैं सारी उम्र जिन जादूगरों से लड़ता रहा, तुम भी उनकी चौखट पर जा बैठी। ज़ारा ने भीगी आंखें उठाई, पलकें झपकी, धुंधला मंजर वाज़े हुआ। माहिर फरीद उसे ज़ख्मी नज़रों से देख रहा था। वो ये निगाहें सारी उम्र नहीं भुला सकती थी। आई एम सॉरी, मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूंगी जो तुम कहोगे। आई एम सो सॉरी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था अभी भी, मगर मैं उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आई। माई ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। ज़ारा की ज़बान को ब्रेक लगा। अब वो घूम के मेज़ के पीछे गया, ज़ारा की खाली पावर सीट तक। वहाँ रखा एक नोट पैड उठाया, ज़ोर से कलम होल्डर में से खींचा और मेज़ के सामने आया। कलम और नोट पैड उसकी गोद में पटक के रखा। लिखो। ज़ारा ने नासमझी से उसे देखा, फिर चेहरा नोट पैड पे झुकाया। 2 आंसू टपक के कागज़ पर गिरे और गीले दाग छोड़ गए। क्या लिखूं? हर उस जगह का नाम जहाँ तुम उससे मिली हो, उस शहर में लिखो। ज़ारा कलम हाथ में लिए चल हमें खाली खाली नज़रों से उसे देखती रही। आंसू थोड़ी से टपक टपक के कागज़ को भिगो रहे थे। ज़ारा, अगर तुम चाहती हो कि हम एक दूसरे की शक्ल देखने के काबिल रह जाएं, तो वो लिखो जो मैं कह रहा हूँ, वरना यहाँ से चली जाओ। ज़ारा ने चेहरा झुकाया, बाएं हाथ से आंखें साफ की, भीगा कागज़ फाड़ के फेंका और साफ कागज़ पर कलम की नोक रखी। उसने फैसला करने के लिए एक लम्हा भी नहीं लिया था। ज़ारा ने चेहरा झुकाया, बाएं हाथ से आंखें साफ की, भीगा कागज़ फाड़ के फेंका और साफ कागज़ पर कलम की नोक रखी। उसने फैसला करने के लिए एक लम्हा भी नहीं लिया था। वो दाएं हाथ से लिखती गई, वो बाएं से बार बार आए आंसू साफ करती गई। चंद कतरे फिर भी उस कागज़ पर जा गिरे, लेकिन वो उसके लिखे अल्फाज को भिगो नहीं सके। एक फहरिस्त सी बनती गई। आखिर में उसने कलम और नोट पैड माहिर की तरफ बढ़ा दिया। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ इस शहर में मैं उससे मिली हूँ। माहिर ने कागज़ नोच के फाड़ा, ऊंचा करके देखा। इन तमाम जगहों पे एक निगाह दौड़ाई, फिर कागज़ नीचे किया तो देखा वो उम्मीद और खौफ के दरमियान भीगे चेहरे के साथ उसे देख रही थी। तुम मुझसे नहीं बताओगी कि तुम ये सब मुझे बता चुकी हो? ज़ारा की आंखों में ज़ख्मीपन उभरा। माहिर, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, वो खुद फ़ोन करके मुझे ब्लैकमेल। माहिर ने हाथ उठा के उसे बोलने से रोक दिया। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन उसने उंगली उठा के तनबीह की, अगर इस गुफ्तगू के बारे में तुमने उसे बता दिया तो मैं जान जाऊंगा और तुम सारी उम्र बहरबल और मेरी शक्ल नहीं देखोगी, ना ही फरीद होल्डिंग की। कागज़ मुट्ठी में दबाए वो पलटा और तेज़ी से बाहर निकल गया। फायर अलार्म अभी तक ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। ज़ारीना फरीद उसी तरह नढ़ाल सी कुर्सी पर बैठी रह गई थी। उसका ज़हन उस वक्त सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था, लेकिन एक ख्याल किसी शाम की तरह अंदर पुनकार रहा था। कशमाला, ये सब कशमाला मुबीन ने किया था। उसकी ज़िंदगी को आग कशमाला मुबीन ने लगाई थी। पुलिस कमिश्नर चंगेज़ के ऑफिस की खिड़की आज भी खुली थी, लेकिन इसके बावजूद फ़िज़ा में बासी सिगरेटों और सस्ते कोलून की महक कम ना हो सकी थी। उस ऑफिस में इस वक्त कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठा था। माहिर
दाएं बाएं चक्कर काट रहा था, बार बार नफ़ी में सर हिलाता, दांत से निचला लब काटता। चंगेज़ दीवार के साथ खड़ा बड़ी स्क्रीन पर पेंसिल से दायरे लगा रहा था, हाथ में पकड़ी लीड से रुक रुक के पढ़ते हुए वो एक एक दायरे का इजाफा करता गया। स्क्रीन पर शहर का नक्शा बना था। उसका मतहत ऑफिसर दूसरे कोने में मुअद्दिब सा टैबलेट पकड़े खड़ा था। आखिरी दायरा लगा के चंगेज़ ने 2 उंगलियों से दीवार गिर स्क्रीन को जूम किया, फिर पलट के माहिर को देखा जो उसी तरह दाएं बाएं बेचैनी से चल रहा था। क्या गारंटी कि इन जगहों पे आलियान को देखा गया? माहिर ने रुक के उसे देखा। अपने सोर्स का नाम नहीं बता सकता, लेकिन वसूख से कह सकता हूँ कि इन जगहों पे वो अपने क्लाइंट से मिलता रहा है। चंगेज़ ने मतहत को आंख से इशारा किया। वो सर को अदब से खम दिए उल्टे कदमों बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और फिज़ा में खामोशी और सिगरेट की महक बाकी रह गई। तो चंगेज़ उसके सामने आया। पेंसिल रख के अब वो जेब से एक ताज़ा पैकेट निकाल रहा था। मैंने ज़ियाद के बारे में भी पता करवाया था। पेंडोलम की तरह चक्कर काटते माहिर के कदम रुक गए। तेज़ी से मुड़ के उसे देखा। फिर इंटेलिजेंस कंपनी में काम करने वाले एक ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक किया कि ज़ियाद वाकई उनके साथ काम कर रहा है। वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट है। कब, कहाँ और किस नोयत का काम, ये वो नहीं बता सकता, लेकिन इससे ज़ियाद की कहानी की तस्दीक होती है। शायद वो वाकई बदल गया हो और अब अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा। माहिर फरीद के चेहरे पर इस्तज़ाया मुस्कुराहट उभरी। वो नहीं बदल सकता, मगर खैर, कौन सा ऑफिसर है ये? है एक आफतनुमा ऑफिसर। चंगेज़ बात गोल करने के अंदाज में पलट गया। आफत अलाउद्दीन है ना? मैं उसे जानता हूँ। उसका बेटा मेरे जिम में जाता है। वो समझ कर सर झटकता स्क्रीन की तरफ चलता आया। करीब आने पे स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे और शर्ट पे पड़ने लगी। तुम्हें वाकई यकीन है कि आलियान इन जगहों पे तुम्हारे सोर्स से मिलता रहा है? चंगेज़ उसके कंधे के साथ खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। नीली रोशनी माहिर की सफ़ेद शर्ट को नीला और चंगेज़ की स्याह वेस्ट को सुरमई दिखा रही थी। अगर वो वाकई इन जगहों पर अपने क्लाइंट से मिलता है तो नोट करो। चंगेज़ ने बाजू लंबा करके स्क्रीन पे नादीदा दायरा खींचा। ये तमाम जगह 5 किलोमीटर के रेडियस में आती हैं, एक दायरे की सूरत में। मैं भी यही देख रहा हूँ। वो अपने क्लाइंट से सिर्फ इसी इलाके में मिलता है, मगर क्यों? क्या वो क्लाइंट इसी इलाके में रहता है? शायद आलियान उसकी आसानी चाहता हो। नहीं, मेरा सोर्स यहाँ से बहुत दूर रहता है। इंटरेस्टिंग। यानी हमारा जादूगर अपनी आसानी के लिए इस इलाके का इंतखाब करता है। शायद वो यहीं रहता है और उसके पास कार नहीं है। माहिर स्क्रीन को देख के बुड़बुड़ाया। ये तमाम जगह एक दूसरे से 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे हैं और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। एक बस में बैठता है और अगली से उतर जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो शहर के दूसरे किनारे पर भी जा सकता है। माहिर, उसे अपने रिहायशी इलाके में ही क्लाइंट को बुलाने की क्या ज़रूरत है? और यहीं आके उसका जहन फंस गया था। वो कुछ देर सोचती नज़रों से स्क्रीन को देखे क्या, क्योंकि उसे वापस पहुंचने की जल्दी होती है। फिर वो चौंका। यानी वो इस इलाके में नहीं रहता, वो यहाँ काम करता है। चंगेज़ जोर से बोला। माहिर के चेहरे पे पहली दफ़ा मुस्कुराहट उभरी। उसकी कोई डे जॉब है, अपना कवर कायम रखने के लिए। इतने बड़े जादूगर को जॉब की क्या ज़रूरत है? आजकल ऐसे जादूगर अमूमन प्लेन साइड में छुपे हुए होते हैं, ऐसे कि कोई उन पे शक ना कर सके। वो यकीनन कहीं जॉब करता है, मगर सवाल ये है कि कहाँ? चंगेज़ ने स्क्रीन को उंगलियों की चुटकी से जूम किया। उस दायरे के वस्त में एक इमारत का नाम वाज़े दिखाई दे रहा था। ये एक को-वर्किंग स्पेस जो इस इलाके के बिल्कुल वस्त में है, और ये तमाम जगह जहाँ वो क्लाइंट से मिलता रहा है इस को-वर्किंग स्पेस से 10 मिनट की वॉक पे है। वो यकीनन यहाँ काम करता है। इस को-वर्किंग स्पेसेस में अमूमन फ्रीलांसर्स काम करते हैं। चंगेज़, अपना स्टार्टअप रन करने वाले। यानी अगर वो अपने लिए काम करता है तो उसे वापस पहुंचने की जल्दी क्यों होती है? माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो किसी और के लिए जॉब करता है। अगर मैं ऐसा जादूगर होता तो ऐसी जगह का इंतखाब करता जो खामोश हो, पुरसुकून हो, जहाँ रोशनियों से ज़्यादा अंधेरे हों, जहाँ मैं यकसुई से नादीदा काम कर सकूँ। जैसे कि उसने उंगली नक्शे के वस्त में रखी। चंगेज़ ने उसकी उंगली के ताक़ुब में देखा। लाइब्रेरी। चंगेज़ की आंखें चमक उठी। वो तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ा। साथ ही वो अपने मतहत को ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था। मुझे इस लाइब्रेरी में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉयज़ की फहरिस्त चाहिए। साथ ही मैं बैकअप के साथ इस लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ। अगर वो वाकई यहाँ काम करता है तो उसे भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। माहिर अभी तक स्क्रीन पर बने नक्शे में लाइब्रेरी के आइकन को देख रहा था। ये वही लाइब्रेरी थी जहाँ अक्सर हिलाल जाया करती थी। उसके अंदर कुछ मुस्तरिब सा करवटें बदलने लगा।
लाइब्रेरी का वो कोना हमेशा की तरह नीम तारीख और पुरसुकून था। मेज़ पर लैपटॉप रखे, कानों में हेडफोन्स लगाए बैठा आलियान लैपटॉप की कीज दबा रहा था जब किसी एहसास के तहत उसने चेहरा उठाया। सामने से चंद भावर्दी पुलिस एहलकार चलते आ रहे थे, जर्द रंगत और भूरे बालों वाले। लाइब्रेरियन उनके साथ थी। आलियान की सिमत में बाजू लंबा करके उसने इशारा किया। वो तेज़ी से उसकी जानिब लपके। सबसे आगे सादा लिबास वाला पुलिस कमिश्नर चंगेज़ था। आलियान सदान ने पहले दाएं कान से एयरपोर्ट्स निकाला, फिर बाएं कान से, फिर उन्हें उनकी डब्बी में डाला। लैपटॉप स्क्रीन फोल्ड किए और टेक लगा के तसल्ली से उन्हें आते देखता रहा। वो उसके करीब आया। दो एहलकार ने अपने असले पर हाथ रखा हुआ था जैसे अलर्ट हो, और स्याह वेस्ट वाला पुलिस कमिश्नर उसे घूरता हुआ एन उसके सर पे पहुंचा और अपना चमकता हुआ बैज लहराया। आलियान सादान या फिर चंगेज़ ने उसकी गर्दन में झूलते लाइब्रेरी के कार्ड को देखा जिस पर उसका नाम आलियान खान दर्ज था। आपको हमारे साथ पुलिस और स्टेशन चलना होगा। किस सिलसिले में? कुर्सी पर बैठे नौजवान ने इत्मीनान से पूछा। ये बात हम पुलिस स्टेशन चल के करेंगे। तो आप मुझे कॉल कर देते पुलिस कमिश्नर साहब। आलियान की आंखें उसके बैज पे दौड़ी, फिर वापस उसकी आंखों तक आई। वो मुस्कुरा रहा था। मैं खुद आ जाता। इतनी भारी नफरी लेकर यहाँ आने में टैक्स पेयर्स का कितना पैसा खर्च हुआ होगा, और पुलिस कार से फैलती आलूदगी। वो अफसोस से सर हिलाता उठ खड़ा हुआ, फिर लैपटॉप और एयरपोर्ट्स की तरफ इशारा किया। क्या इन्हें भी आप साथ लेकर जाएंगे या ये मैं लाइब्रेरी में रख सकता हूँ? चंगेज़ ने उसे घूरते हुए अब्रू से अपने मतहत को इशारा किया। उसने तमाम चीज़ें अपने कब्जे में ले ली। आलियान ने कंधे झुकाए और सामने की तरफ इशारा किया। आफ्टर यू, और मैं इसके पीछे से निकल के उनके साथ चलने लगा। उसकी गर्दन उठी और कंधे बिल्कुल सीधे थे। चंगेज़ जिस जोश के साथ लाइब्रेरी में दाखिल हुआ था और अपने मतलूबा शख्स को देखते उसके चेहरे पे जो फातिहाना चमक आई थी, अब वो मदहम हो चुकी थी। कुछ था उस नौजवान में जो उसे बेबस महसूस करवा रहा था। पुलिस ने आलियान को गिरफ्तार कर लिया। वो लॉकअप में है। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। उर्दल तुम्हें यहाँ ले आएगा। वो किचन में खड़ी सिंक साफ कर रही थी जब उसे माहिर का ऑडियो पैगाम मिला। डिटर्जेंट की बोतल उसके हाथ से छूट के स्पंज गिर गया। दस्ताने कहाँ फेंके उसे याद नहीं। बदिक्कत उसने जूते पहने, कोट उठाया, पर्स कंधे पर अड़सा और बाहर को भागी। माहिर का ड्राइवर नीचे उसका इंतजार कर रहा था। चंगेज़ ने उसे शीशे के एक रोया स्क्रीन के पीछे से आलियान को देखने का मौका दिया था। वो एक नीम तारीख कमरे में कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था, पाँव लंबे करके मेज़ के पीछे से दूसरी कुर्सी पर जमा रखे थे और दाएं बाएं गर्दन घुमाता इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। आईना यकरुख था। आलियान उन्हें नहीं देख सकता था मगर वो उसको ठीक ठीक देख सकते थे। यही है, माला ने देखते इस्पात में सर हिलाया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसे कि अभी सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। ये वही नौजवान है जो मुझसे मिला था। इसी के पास मेरा बेटा है। उसने ये चैनी से चंगेज़ की तरफ चेहरा मोड़ा। अब क्या होगा? हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है इस नौजवान को गिरफ्तार रखने की। चंगेज़ माला की तरह पुरजोश नहीं था। उसका अंदाज़ कदरे धीमा था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 24 घंटे के लिए लॉकअप में रख सकता हूँ। इसके बाद मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा या छोड़ देना होगा। वजह कैसे नहीं है? इसने मेरे सामने एतराफ़ किया था कि उस एतराफ़ का कोई सबूत नहीं है। कश्माला हानम म्यूज़ियम के सीसीटीवी फुटेज में आलियान का चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, और उसका वहाँ आपसे मिलना ये साबित नहीं करता कि उसने वाकई आपको वही बातें कही थी जिनका आप दावा कर रही हैं। माला ने सीने पर बाजू लपेट लिए और नागवारी से लब भींचे चंगेज़ को देखे गई। हमने इस लड़के के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। इसका नाम आलियान खान है। इसके तमाम कागजात पूरे हैं। ये एक लाइब्रेरी में काम करता है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। इसके लैपटॉप और मोबाइल से भी कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जो इसका इस केस से ताल्लुक़ ज़ाहिर करे, सिवाय वो ठहरा। माला का सांस रुका। सिवाय इसके कि इसने अपने इंस्टाग्राम से बैरबल फरीद को कई दफ़ा स्टॉक किया है। माहिर ने चौंक के उसे देखा, फिर वापस चेहरा मोड़ के शीशे की दीवार के पार नज़र आते आलियान को देखे गया। लेकिन वो पोर्टल, वो डार्क वेब, वो तरीके जिनसे वो मुझे कॉल करता है, वो नंबर्स, उसके पास से जो फ़ोन और लैपटॉप बरामद हुआ है वो क्लीन है। या तो उसे पहले से मालूम था कि हम उसकी तलाश में आ रहे हैं और उसने हमारे आने से पहले ही अपना लैपटॉप, असल लैपटॉप और फ़ोन कहीं छुपा दिया था। माला ने बेख्तियार माथे को छुआ, जैसे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिर दीवार से टेक लगाए खड़ा खामोशी से उन दोनों को बातें करता देखे गया। उसने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया था। उसने खाकी रंग का गर्म कोट पहन रखा था जो उसने उर्दल से कह के घर से मंगवाया था। हमने उसके बताए गए एड्रेस पे मौजूद उसके घर का भी जायज़ा लिया। वो एक कमरे के फ्लैट में बहुत कसम पमरसी की हालत में रहता है। उसके फ्लैट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो उसके और बदर के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करे या उसके जादूगर होने को साबित करे। लेकिन उसने मेरी आंखों में देख के कहा था कि मेरा बेटा उसके पास है, और ये साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे, जिनमें से 5 घंटे गुजर चुके हैं।
चंगेज़ ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी और चेहरा उठाया तो उस पर कदरे मायूसी थी। मेरे ऑफिसर्स काफ़ी देर उसके साथ मगजमारी कर चुके हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ढीठ है, हर चीज़ से इनकारी है और हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। उसके पास से ये चीज़ें मिली हैं, एयरपोर्ट्स, वॉलेट, बैंक कार्ड, करेंसी। और चंगेज़ ठहरा, एक प्लास्टिक का पैकेट उठा के उनके सामने किया। माहिर दीवार छोड़ के उनके करीब आया। और ये शीशे की नली। चंगेज़ ने कदरे ताज्जुब से पैकेट में मौजूद नली निकाली। माला की आंखों में अचंभा उभरा। क्या ये चीज़ जादू वगैरह में इस्तेमाल होती है? ये ग्लास स्ट्रॉ है, कोमसारबे। माहिर के होंठों पर इस्तदाया मुस्कुराहट बिखर गई। चंगेज़ ने ताज्जुब से उसे देखा, फिर नली को। कोई नॉर्मल इंसान जेब में ग्लास स्ट्रॉ लेकर क्यों घूमेगा? माहिर ने जवाब देने के बजाय अपने कोट की जेब में हाथ डाला और उसे मिलती जुलती एक शीशे की नली निकाल के चंगेज़ के सामने की। चंगेज़ के चेहरे पे बदमज़गी फैली। एक प्लास्टिक स्ट्रॉ से माहौल को कितना ही नुकसान पहुंच सकता है। उसने नली वापस पैकेट में डाल दी। एक तो ये इन्वायरमेंटलिस्ट्स उसकी समझ से बाहर थे। ग्लास स्ट्रॉ लेकर घर से निकलते, प्लास्टिक के कप में कोल्ड कॉफ़ी या ड्रिंक लेते, मगर प्लास्टिक का स्ट्रॉ इस्तेमाल करने से इनकार कर देते। बहरे पेट के मसले। क्या मैं इससे बात कर सकती हूँ? वो बेचैनी से पूछ रही थी। बी माई गेस्ट। चंगेज़ ने शाने अचका दिया। वो अब जैसे उकताने लगा था। जब से ये नौजवान थाने में आया था, सारे माहौल की फ़िज़ा अजीब सी हो गई थी। चंगेज़ के जाने के बाद वो माहिर की तरफ मुड़ी। पुलिस को कैसे मालूम हुआ कि आलियान कहाँ? उसकी बात अभी दरमियान में थी कि माहिर पूरा उसकी तरफ घूमा। तुम जानती थी ज़ारा के बारे में और तुमने मुझे नहीं बताया। माला चंद लम्हे के लिए कुछ बोल नहीं सकी। ज़ारा ने उसकी लोकेशन बताई है। उसे यकीन नहीं आया। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ माला। उसके चेहरे पे ज़ख्मीपन था। ये मेरा राज नहीं था, लेकिन अगर तुम इस राज को पहले खोल देती तो हम इसके पास पहले पहुंच जाते। अब तक शायद वो तमाम सबूत मिटा चुका हो। माहिर ने खफगी से चेहरा मोड़ लिया। तुम मुझे ज़ारा वाले मामले के लिए मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। मेरे हक़ में उसका राज खोल देना बेहतर था, लेकिन अगर मैंने अपनी बेहतरी नहीं चुनी तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। वो संजीदगी से कह के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कम से कम आज के दिन वो माहिर फरीद से किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी। इस वक्त उसका सबसे बड़ा मसला उसके सामने बैठा था। नीम रोशन कमरे की छत से एक बल्ब झूल रहा था। मेज़ के गिर्द 3 कुर्सियां रखी थी। एक तरफ आलियान बैठा था, टेक लगाए, चमकती आंखों से मुस्कुराता हुआ, बारी बारी सामने बैठे दोनों नफूस को देखता हुआ। दूसरी जानिब वो दोनों थे। माहिर टेक लगाए हुए था, बिल्कुल खामोश। उसकी निगाह एक लम्हे के लिए भी आलियान से नहीं हटी थी और माला कूनियाँ मेज़ पर जमाए आगे को हुए बेचैनी से उसे देख रही थी। खेल ख़त्म हो चुका है आलियान। तुम पुलिस की कस्टडी में हो। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कि मेरा बेटा कहाँ है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ज़रूर बताता। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? वो कदरे हैरानी और हमदर्दी से पूछने लगा। एक गाल तले 3 उंगलियां रख के वो बिल्कुल पुरसुकून बैठा था। तुम सिर्फ एक राज खोलने के बदले बदर को मेरे हवाले करने पर राज़ी थे। तुम्हें बदर से कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय एक शरारत और केओस बर्पा करने के। फिर क्यों नहीं बता देते हो कि वो कहाँ है? मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं ख़त्म कर सकते तुम? उसकी आवाज़ ऊंची होने लगी। मैं कर देता अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है। मैंने कभी तुम्हारे बेटे से मिला हूँ ना तुमसे। हमारे पास CCTV फुटेज है म्यूज़ियम में जब तुम मुझसे मिले थे। ऐसे तो दिन में मैं बहुत से लोगों से टकराता हूँ। शायद एक खूबसूरत लड़की देख के मैंने रुक के बात कर ली हो, लेकिन इतनी सी मुलाकात में कहाँ किसी का चेहरा याद रहता है। वो उसी ढिठाई से मुस्कुरा रहा था। माला ने मुठिया जब से भींच ली। उसका बस नहीं चल रहा था। वो उस नौजवान की गर्दन दबोच ले। तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या करूँ कि तुम मुझे मेरे बेटे का पता बता दोगे? आलिया ने जवाब नहीं दिया। उसी तरह मुस्कुराते हुए उसे देखे गया। मैं पुलिस में कोई शिकायत नहीं करूँगी, किसी किस्म का केस नहीं करूँगी। अपने बेटे को लेकर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे किसी कानूनी मामले का हिस्सा नहीं बनना। तुम्हारा क्या जाता है? मुझे मेरा बेटा दो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसके लहजे में मन्नत दर आई और आंखों में आंसू। मुझे तुम्हारी हालत देख के बहुत दुख हो रहा है कशमाना, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता। माला बेबसी से पीछे हुई। चल लंबे उसे देखती रही, फिर गर्दन मोड़ के शिकायती नज़रों से माहिर को देखा। वो बिल्कुल खामोश था। तुम भी इस तफ्शीश में अपना हिस्सा डाल सकते हो, वो तादीबी नज़रों से उसे कह रही थी। माहिर ने वापस उस नौजवान जादूगर को देखा। तुम बैरबल को क्यों स्टॉक कर रहे थे? खनखार के बोला। आलिया ने हल्का सा हंसा और शाने अचका दिया। वो मशहूर है, दिलचस्प रील्स बनाता है। मैं उसे फॉलो करता, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल मुझे पसंद है। वो रुका, फिर जैसे याद करके बताया, उसके इंस्टाग्राम पर मैंने आपको भी देखा था माहिर भी। एक दफ़ा उसने एक रील शेयर की थी, अपने अपार्टमेंट के किचन में खड़ा वो आपके लिए स्मूदी बना रहा था। मैंने उसकी रेसिपी से वही स्मूदी बनाने की कोशिश की, लेकिन
आलियान के चेहरे पर मायूसी फैली। उसका जायका इतना अच्छा नहीं था जितना बारबल फरीद ने बढ़ा चढ़ा के बयान किया था। किसी को इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना जुर्म है क्या? माला बेचैनी से मज़ीद आगे हुई। तुम्हें क्या चाहिए मेरे बेटे के बदले में? बताओ, नाम लो किसी भी चीज़ का और मैं वो क्या करूँगी? क्या तुम मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड्स दिलवा सकती हो? आलिया ने अब्रू उठाया। चमकती आंखों में चैलेंज था। माला के कंधे ढीले पड़ गए। वो पीछे हुई। वो ज़हनी तौर पे थक चुकी थी और वो शख्स टस से मस ही नहीं हो रहा था। कमरे से बाहर आते हुए माहिर उसी तरह खामोश था। दरवाज़ा बंद हुआ और वो दोनों राहदारी में तन्हा रह गए तो वो उसकी तरफ घूमी। तुमने उससे क्यों कुछ नहीं पूछा? क्या मालूम वो तुम्हें कुछ बता देता। उससे उस वक्त माहिर पे गुस्सा आ रहा था। वो कुछ नहीं बताएगा, वो बहुत ढीठ है। माहिर फरीद ने कंधे अचकाए। माला ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और उस पर बटन दबाने लगी। हमें नहीं बताएगा, लेकिन कोई है जिसके सामने शायद वो अपनी ढिठाई ना दिखा सके, इतनी ढिठाई ना दिखा सके। तो ये था इसका आज का तीसरा पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आलियान भाई पकड़ा जा चुका है और आलियान ढीठ बना हुआ है, कुछ बता भी नहीं रहा। अजीब सा करैक्टर है आलियान का, समझ नहीं आ रही। और फिर माहिर फरीद को पता भी चल गया ज़ारा का। पता नहीं क्या, अब वो पता नहीं बारबल को स्टॉक क्यों कर रहा था, उसका क्या उसके पीछे सीन है। अच्छा, एक और भी बात तो उसने कही थी, लेकिन खैर माहिर पहले ही समझ गया तो उसको इतना ज़्यादा वो डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं हुई। उसने ये भी तो बात पूछी थी मालिक ने कि क्या तुम यकीन रखते हो जादू वगैरह पर? क्या उसने पूछी थी वैसे? मुझे भी लगता है, मैं तो अब डाउट में पड़ गई हूँ, शायद पूछी हो। मुझे तो ये लगता है कि उसने पूछी थी, लेकिन खैर मैं शायद भूल गई हूँ। बाकी होपफुली कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। इसके चौथे और आखिरी पार्ट में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।